हेलो और स्वागत है आप सबका एक बार फिर आज के इस सीरीज में। और आगे का क्वेश्चन देखेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होती है ना MCQ 70 देख लिया 70। और जो जितने भी MCQ थे पूरे इम्पोर्टेंट थे। हमने क्या शुरू किया है, इलेक्ट्रिक मशीन फर्स्ट, जिसमें जो चैप्टर चल रही है ना DC जनरेटर चल रहा है। कौन सा चल रहा है? DC जनरेटर। और सारी MCQ कहीं ना कहीं एग्जाम में आया है और एग्जाम में पूछा गया है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। पहला क्वेश्चन क्या है? द फंक्शन। पहले हम कुछ भी हो ना, क्वेश्चन को एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? द फंक्शन ऑफ ब्रशेस इन DC जनरेटर। किसके बारे में? जो DC जनरेटर में ब्रशेस यूज होती है ना, वो किस लिए, इनका कार्य क्या है, किस लिए यूज होता है। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कलेक्ट करंट फ्रॉम द कम्यूटेटर। कम्यूटेटर से क्या करता है? धारा को एकत्रित करता है, ठीक है। कम्यूटेटर से धारा को क्या करता है? एकत्रित करता है। कम्यूटेटर होता क्या है? कम्यूटेटर होता क्या है? ये AC को DC में परिवर्तित करता है। किस में? AC टू DC में परिवर्तित करता है। किसके केस में? DC जनरेटर के केस में। DC जनरेटर के केस में ये क्या करता है? AC टू DC में चेंज करता है। DC जनरेटर के केस में क्या? कम्यूटेटर AC से DC में कन्वर्ट करता है। तो एक तरह से रेक्टिफायर की तरह कार्य किया है। रेक्टिफायर भी हमारा क्या करता है? AC को DC में बदलता है, ठीक ना। ध्यान से समझते चलना। कम्यूटेटर पूछ सकता है DC जनरेटर में क्या कार्य है, तो क्या होता है? AC को DC में बदलता है। और रेक्टिफायर भी AC को DC में बदलता है। तो कम्यूटेटर एज ए रेक्टिफायर भी कहलाता है DC जनरेटर के केस में। इसको और क्या किस नाम से बोल सकते हैं इसे? और रोटेटिंग रेक्टिफायर या मैकेनिकल रेक्टिफायर, रोटेटिंग रेक्टिफायर या मैकेनिकल रेक्टिफायर के नाम से भी जानते हैं। और एक क्या कहता है ना, एक कम्यूटेटर करता क्या है, हम कम्यूटेटर के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं, देखते हैं कम्यूटेटर और करता क्या है। देखो, कम्यूटेटर मान लो जो बाई डायरेक्शनल करंट होती है, यानी कि AC करंट, अल्टरनेटिव करंट, इसको क्या कहता है? यूनी डायरेक्शनल करंट में बदल देता है। कौन? कम्यूटेटर। तो उम्मीद है कम्यूटेटर से आप लोग क्या कहेंगे, अच्छे से समझ आया होगा कम्यूटेटर के केस में। तो यहाँ पे ब्रश का कार्य पूछा है, तो ब्रश का कार्य क्या करता है? कलेक्ट करंट फ्रॉम द कम्यूटेटर, ठीक है ना। और कम्यूटेटर क्या होता है? AC को DC में बदलता है। DC जनरेटर के केस में AC को DC में कौन बदलता है? रेक्टिफायर बदलता है। इसे क्या कहते हैं? रोटेटिंग रेक्टिफायर या मैकेनिकल रेक्टिफायर। ये बाई डायरेक्शनल यानी कि AC करंट को DC करंट में, यूनी डायरेक्शनल करंट में क्या किया? बदल दिया, ठीक है ना। AC को DC में बदलता है DC जनरेटर के केस में, ठीक है ना। कम्यूटेटर और थोड़ी सी कम्यूटेटर देख लेते हैं। यहीं पे नीचे ही यहीं पर देख लेते हैं अपन कम्यूटेटर, ठीक है ना। कम्यूटेटर यहीं पर अपन देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ी जगह के लिए मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। और देखते हैं यहीं पर कम्यूटेटर को और डिटेल में देखते हैं कम्यूटेटर को, ठीक है ना। और कम्यूटेटर क्या होता है ना, DC को AC में बदलता है। DC को AC में भी बदलता है। DC को AC में बदलता है कम्यूटेटर। अब कहेंगे यहाँ तो AC टू DC लिखवाए हैं, तो AC टू DC DC जनरेटर के केस में होता है। और ये DC मोटर के केस में होता है। किस में? DC मोटर के केस में होता है। DC टू AC बदलता है। DC को AC में कौन बदलता है? इन्वर्टर जो होता है ना, DC को क्या करता है? AC में चेंज करता है। DC को किस में बदलता है? AC में बदलता है। तो ये रही कम्यूटेटर से रिलेटेड इतना सारा क्वेश्चन जो एग्जाम में आने का चांसेस है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए DC जनरेटर
ध्यान से देखो क्या लिखा है, ए डीसी जनरेटर हैविंग 2 लेयर, कितने लेयर, 2 लेयर, कौन सी वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग, कितने पोल के साथ, 4 पोल, 4 पोल एंड 18 क्वाइल्स। तो पोल पिच पूछा है, तो पोल पिच का एक फार्मूला होती है नंबर ऑफ कंडक्टर या क्वाइल्स बट्टा में नंबर ऑफ पोल। तो कितनी क्वाइल है, 18 क्वाइल है, कितनी पोल है, 4 पोल है, कितनी लेयर के लिए, 2 लेयर के लिए पूछा है, 2 लेयर के लिए पूछा है। तो कट के हमारा आ जाएगा 9, कितना हो जाएगा पोल पिच, 9 आंसर, 9 इज द राइट आंसर। लैप वाइंडिंग के बारे में देखते हैं। लैप वाइंडिंग में क्या होता है, ए बराबर पी होती है। ये जो किस लिए यूज किया जाता है, हाई करंट एंड लो वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है। लैप वाइंडिंग में और क्या यूज किया जाता है, इक्वालाइजर रिंग का यूज किया जाता है, एक समान वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इक्वालाइजर रिंग का यूज किया जाता है, किसमें, लैप वाइंडिंग में। तो एक क्वेश्चन इसका राइट आंसर 9 होगा, 9 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 73। अब इसमें क्या है देखो, डायरेक्ट करंट मशीन आर अटैच विथ इंटरपोल, क्या हुआ, इंटरपोल, ठीक है ना, इंटरपोल। तो अब एक चीज देखो, इसमें इंटरपोल के बारे में देखते हैं, किसके बारे में, इंटरपोल के बारे में। इंटरपोल क्यों यूज किया जाता है बताएंगे आप लोग, क्योंकि देखो मैं पीछे ना इस क्वेश्चन को मैं बताया हूँ, इस क्वेश्चन को मैंने बताया है इंटरपोल का यूज क्यों किया जाता है, बताइए कुछ। तो देखो, डायरेक्ट मशीन आर अटैच विद इंटरपोल आर्डर, इनमें देखना इंटरपोल का यूज जो होती है ना, एक कहता क्या है, इम्प्रूवमेंट द कम्यूटेशन, क्या कहता है, इम्प्रूवमेंट द कम्यूटेशन, यानी कि बेटर या बेटर इन कम्यूटेशन, यानी कि इम्प्रूवमेंट करता है कम्यूटेशन में। इंटरपोल का यूज किया जाता है कम्यूटेशन के इम्प्रूवमेंटेशन के लिए। और भी यूज किया जाता है, रिएक्टेंट वोल्टेज होती है, एक होती है रिएक्टेंस वोल्टेज, उसको भी मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है, किसका, इंटरपोल को, उसको भी मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है। या इम्प्रूवमेंट कम्यूटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, बेटर कम्यूटेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसके लिए, बेटर कम्यूटेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। और इसका स्पार्कलेस कम्यूटेशन, इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, किसका, इंटरपोल के लिए। इंटरपोल का यूज क्या हो सकता है, इम्प्रूवमेंटेशन ऑफ कम्यूटेशन, ठीक है ना, इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्यूटेशन या बेटर कम्यूटेशन के लिए इंटरपोल वाइंडिंग का यूज किया जाता है। और रिएक्टेंस वोल्टेज को रिड्यूस भी करता है और स्पार्कलेस कम्यूटेशन प्रदान करता है इंटरपोल का इतना सारा कार्य है। आगे चलते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इम्प्रूव कम्यूटेशन अंडर लोडेड कंडीशन, क्या कहता है, इंटरपोल करता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा है, और ये एग्जाम में पूछा है ना, और इसी टाइप का क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सीरीज, क्या लिखा है, द सीरीज फील्ड ऑफ ए लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर एक्साइटेड बाय, सीरीज लॉन्ग शंट जनरेटर को किससे एक्साइट किया जाता है, किससे, सप्लाई करंट देखो, जो सेपरेटली एक्साइटेड होती है ना, सेपरेटली एक्साइटेड, इसे बाहर से सप्लाई दिया जाता है, और जबकि लॉन्ग शंट होती है ना, सेल्फ एक्साइटेड होती है, क्या होती है, सेल्फ एक्साइटेड। सप्लाई करंट, ये तो हमारा राइट आंसर नहीं होगा। फील्ड करंट वही हुआ, सप्लाई हम लोग देंगे तो जो फील्ड में फील्ड करंट प्रोड्यूस, ये भी नहीं होगा। लोड करंट, ये भी नहीं होगा। तो किसके, आर्मेचर करंट के द्वारा क्या होता है, एक्साइट होता है, आर्मेचर करंट के द्वारा क्या होता है, एक्साइट होता है। तो डी इज द राइट आंसर,
चलिए लोड करंट के बदलने से लोड करंट अगर जो चेंज हो रहा है, लोड करंट यदि चेंज हो रहा है ना, तो वेरिएबल लॉस क्या होगा, चेंज होगा। वेरिएबल लॉस क्या होगा, चेंज होगा। यदि लोड करंट चेंज हो रहा है तो हमारा क्या होगा, कोर लॉस। कोर लॉस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, देखते हैं 75 क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। द ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर इज आल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं, नो लोड सैचुरेशन। नो लोड सैचुरेशन कहते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स को, नो लोड सैचुरेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज फील्ड ऑफ 200 वोल्ट सीरीज जनरेटर इज 4 ओम, what will be induced EMF, what will be induced EMF if the full load current is 5 ampere and armature current is negligible। ठीक है ना, इसे 0 मान लो, यानी कि क्या है, V बराबर 200 वोल्ट दिया है। ठीक है ना, क्या सीरीज जनरेटर इज RMF के 1 मिनट, इसको मिटाने दो। हाँ, 200 वोल्ट दिया है और रेजिस्टेंस कितना दिया है, 4 ओम। कितना दिया है, 4 ओम। तो क्या पूछा है, इंड्यूस ईएमएफ पूछा है, इंड्यूस ईएमएफ पूछा है हमसे। फुल लोड करंट दिया है कितना, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। ठीक है, तो जनरेटर के केस में जो फार्मूला हम यूज करते हैं V प्लस IA है, लेकिन यहाँ RA 2 है, R क्या है, 2 है। एक है फील्ड का रेजिस्टेंस और एक आर्मेचर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट माना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ RA को 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, RA को यहाँ 2 लिख देंगे, इसी को ऐसे करके एक RF लिख देंगे, फील्ड का रेजिस्टेंस, ये RF है। तब अब देखो V कितनी है, 200, I फुल लोड करंट कितनी है, 5, RA कितनी है, 0, कितनी है, 0। फुल लोड करंट हमारा क्या है, फुल लोड करंट क्या है अपना, 5, 0, और RF कितनी है, 4। तो एक 0 में 4 जुड़ेगा, 4 और 5 चौको 20, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। राइट ऑप्शन अपना कितना होगा, सी। ये है जनरेटर के केस में फार्मूला। किसके केस में, जनरेटेड के केस में। और जनरेटेड ईएमएफ क्या होती है बताओ, NPZ5/60 है, NPZ5/60 है। ठीक है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 77 देखते हैं, द डीसी शंट जनरेटर यूज फॉर एप्लीकेशन। डीसी शंट जनरेटर का यूज कहाँ किया जाता है, हॉइस्ट, क्रेन, आर्क वेल्डिंग, बैटरी चार्जर। किस में किया जाता है, बैटरी चार्जर। क्रेन किस में यूज किया जाता है, सीरीज के लिए। सीरीज के लिए क्यों, क्योंकि सीरीज जनरेटर जो होती है ना, इसका टॉर्क जो स्टार्टिंग टॉर्क होती है ना, ज़्यादा होता है। सीरीज का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है ना, सीरीज मोटर जो होती है ना, उसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसी में और डिस्कस करना चाहें, शंट का जो रेजिस्टेंस क्या होती है, बहुत हाई होती है। रेजिस्टेंस बहुत हाई होगी तो एरिया अपना क्या होगा, कम होगा। एरिया कम होगा, इससे क्या, शंट का कैसा वाइंडिंग होगा, थिन होगा ना, थिन वाइंडिंग होगा, तभी ना एरिया बहुत कम होगा। और सीरीज के केस में इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही रिलेट करके अपन को क्या करना है, पढ़ना है। डीसी मशीन में डमी कॉइल का कार्य क्या है, मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए। डमी कॉइल का यूज होती है ना मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए। किसका, मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए ये वेव वाइंडिंग में यूज किया जाता है। किसमें, वेव वाइंडिंग में यूज किया जाता है। और वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू 2 होता है हमेशा। समांतर पथों की संख्या हमेशा 2 होती है। किस लिए यूज किया जाता है वेव वाइंडिंग, हाई वोल्टेज एंड लो करंट के लिए यूज किया जाता है। हाई वोल्टेज एंड लो करंट के लिए यूज
किया जाता है। राइट इज द बी आंसर। ठीक है। अब सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग जनरेटर के लिए देखो, इसमें टाइपिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुई है। ठीक ना। सिंप्लेक्स वेव वाउंड जनरेटर के लिए ईएमएफ द्वारा उत्पादित पथ किसके द्वारा किया जाता है? जनरेटेड ईएमएफ सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग के लिए। तो हमसे फार्मूला कोई पूछा है वेव वाइंडिंग में, देखो जनरेटेड ईएमएफ मैंने क्या बताया, NPZ5/60A, यही बताया ना, यही बताया ना। अब देखो, ये तो हुई मेन फार्मूला, अब हुई मेन फार्मूला। पूछा क्या है? वेव वाइंडिंग। ठीक ना, पूछा क्या है? वेव वाइंडिंग। अब देखो वेव वाइंडिंग पूछा है ना। वेव वाइंडिंग में ए बराबर क्या होता है? 2। ए बराबर क्या होता है? 2। ए की जगह 2 रख देंगे, यहाँ ए की जगह क्या रखेंगे? 2 रख देंगे, तो क्या होगा? NPZ5/60A, 60 गुणे 2 यानी कि 120। ये हो गई फार्मूला सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग के लिए जनरेटेड ईएमएफ। समझ आया? सब आया ना? ठीक है। अब ए आ गया, मान लो ए हो गई, ए तो राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नहीं लिखा गया है, राइट आंसर है। अब मान लो लैप वाइंडिंग के लिए, यही फार्मूला लैप वाइंडिंग के लिए मान लो पूछा है। किसके लिए? लैप वाइंडिंग। येलो कलर तो चल ही नहीं रहा है बढ़िया, तो लेते हैं हम इसको ब्लैक इस बार। ठीक ना। किसको देखते हैं? लैप वाइंडिंग। दूसरा कलर देखते हैं, ये भी नहीं दिखाई दे रहा। तो लैप वाइंडिंग के लिए देखते हैं क्या होगी। लैप वाइंडिंग देखो, लैप वाइंडिंग के लिए ए बराबर पी होती है। लैप वाइंडिंग के लिए क्या होती है? ए बराबर पी होती है। तो ए के जगह पी रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये दोनों कट जाएगी, तो जनरेटेड ईएमएफ क्या होगा? NZ5/60। ये किसके लिए हो जाएगी? लैप वाइंडिंग के लिए। तो ये दोनों में से कोई सा पूछ सकता है, हमने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, यानी कि ए विल बी डुप्लेक्स 4 पोल लैप वाइंडिंग। देखो 4 पोल लैप वाइंडिंग, फिर वही है ना, लैप वाइंडिंग, फिर वही क्वेश्चन आ गया। देखो लैप वाइंडिंग में ए बराबर क्या होती है? 2। ए बराबर क्या होती है? 2 होती है। और किस लिए यूज किया जाता है? हाई करंट एंड लो वोल्टेज के लिए लैप वाइंडिंग। ठीक है ना। ए बराबर पी होती है। कितनी होती है? ए बराबर पी होती है। वेव वाइंडिंग में ए बराबर 2 होती है, लैप वाइंडिंग में ए बराबर पी होती है। पी कितनी है? 4 है। तो समांतर पथों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। लेकिन क्या लिखा है? डुप्लेक्स, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी हो जाएगी? 8। कितनी हो जाएगी समांतर पथों की संख्या? 8 हो जाएगी। यदि ए डुप्लेक्स नहीं होती ना, तो ए बराबर पी और 4 अपना राइट आंसर होता है। ठीक ना, ठीक ना। ठीक है, आगे चलते हैं। इन केस ऑफ डीसी जनरेटर, द क्रिटिकल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस होती है ना, किसके रेजिस्टेंस के इक्वल होती है? फील्ड के। किसके होती है? फील्ड के। तो बी इज द राइट आंसर। देखो हमें हमेशा इंग्लिश वाले क्वेश्चन पर फोकस करनी है, ठीक है ना। हिंदी में क्योंकि गलती कुछ है प्रिंटिंग। अब देखो अगला क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ कम्यूटेटर इन डीसी जनरेटर क्या है? डीसी जनरेटर में क्या करता है बताओ? कन्वर्ट एसी टू डीसी। क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है। कौन सा? कम्यूटेटर। किसके केस में? डीसी जनरेटर के केस में। डीसी टू एसी बदलता है कम्यूटेटर। क्या बदलता है? कम्यूटेटर। किसके केस में? मोटर के केस में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम्यूटेटर किसका बना होता है? हॉट ड्रॉन कॉपर की बनी होती है। कौन सा? कम्यूटेटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द जनरेटर हैज पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन।
पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन, सबसे खराब वोल्टेज रेगुलेशन किसका होता है, यही पूछा है। तो एक ट्रिक होता है ना, उसको याद करो। ओएस लेवल, ओएस लेवल ओवर और सीरीज, ओवर और सीरीज का वोल्टेज रेगुलेशन निगेटिव होता है। ओवर सीरीज का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, निगेटिव। और लेवल का क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन और लेवल का क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन, 0 होता है। तो इसके अलावा जो भी जनरेटर आए तो क्या होता है, सबका वोल्टेज रेगुलेशन इसके अलावा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो ये तीनों हमको याद रखना है। तो सबसे खराब वोल्टेज रेगुलेशन जो होती है ना, सीरीज की होती है। सबसे खराब जो वोल्टेज रेगुलेशन है सीरीज की होती है। सॉरी, खांसी आ रहा है, पता नहीं अचानक से खांसी आना स्टार्ट हो गया, कोई ना। तो पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन किसका होता है, सीरीज का। सबसे खराब वोल्टेज रेगुलेशन सीरीज का होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लैप वाइंडिंग इन सुटेबल फॉर, ये आप बताएंगे क्योंकि मैंने लैप के बारे में हर दिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन लैप से रिलेटेड रिपीट ही मार रहा है। ठीक है ना, ये आप बताएंगे, आप मुझे आंसर करेंगे। अगला देखते हैं, इन डीसी जनरेटर एडी करेंस लॉस, डीसी जनरेटर में एडी करंट लॉस होती है लेकिन क्या नहीं होती है, मतलब एडी करंट लॉस नहीं होती है लेकिन आयरन लॉस होती है। किसमें, डीसी जनरेटर में। ठीक है ना। अब क्या है, एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर, ए मशीन विच, देखो जनरेटर है ना, देखो जनरेटर क्या पूछा है, जनरेटर, इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल इनपुट लेता है, मैकेनिकल इनपुट लेता है और इलेक्ट्रिकल आउटपुट, इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है। तो मैकेनिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी से मैकेनिकल है तो गलत, इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल ये दोनों गलत, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल ये भी गलत, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब मान लो मोटर रहता है, मोटर के केस में क्या होगा, मोटर के केस में क्या होगा, मोटर के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इनपुट लेगा, क्या लेगा, इलेक्ट्रिकल इनपुट मोटर के केस में, और मैकेनिकल आउटपुट देगा। ये किसके केस में, मोटर के केस में। ठीक ना, अपना जनरेटर के केस में मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी करता है। डी इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर। इन ए जनरेटर ए डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस अकॉर्डिंग, जो जनरेटर में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होती है ना, वो किस किस रूल पे काम करता है, तो फैराडे के रूल पे काम करता है, फैराडे लॉ पर काम करता है। अगला देखते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर यूज्ड व्हेन लोड आर, कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों यूज करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, यही क्वेश्चन पूछा है ना, कंपनसेटिंग वाइंडिंग हैव लार्ज फ्लक्चुएशन, हैव लार्ज फ्लक्चुएशन। ठीक है, हैव लार्ज फ्लक्चुएशन कौन क्या यूज करते हैं बताओ, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। सबसे खराब वोल्टेज रेगुलेशन किसका होता है, सीरीज जनरेटर का, सीरीज जनरेटर का सबसे खराब वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है हमें। आगे देखते हैं। ठीक है ना, डी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। द ब्रेक टेस्ट ऑफ द ब्रेक टेस्ट ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन इज, क्या होगा बताओ, क्या होगा, ए डायरेक्ट मेथड के द्वारा, डायरेक्ट मेथड के द्वारा क्या कहते हैं, ब्रेक टेस्ट क्या कहते हैं, प्राप्त करते हैं। डायरेक्ट मेथड है जो ब्रेक टेस्ट द्वारा डीसी एफिशिएंसी, देखो ब्रेक टेस्ट से हम डीसी मशीन की एफिशिएंसी प्राप्त करते हैं, जिसे हम डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, ठीक है ना, कम्यूटेशन, क्या है, कम्यूटेशन, कंडीशन ए फुल लोड ऑफ ए लार्ज डीसी मशीन कैन बी चेक्ड बाय, जो कम्यूटेशन की जो कंडीशन है फुल लोड पर एक लार्ज डीसी मशीन के लिए
किसके द्वारा टेस्ट करते हैं, तो हॉपकिंसन टेस्ट द्वारा। मैं नहीं बोल पा रहा हूँ यार, हॉपकिंसन टेस्ट द्वारा, ठीक ना। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहीं तक क्वेश्चन था। और क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। और चैनल को लाइक ज़रूर और शेयर करिए, लाइक शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब, ठीक ना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है, चैनल को। तो यहीं तक आज का, थैंक यू सो मच।